नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल सोनी और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशाल सॉल्यूशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इस चैनल पर बेसिक मैथ शुरू कर रहा हूं, तो यह लीजिए बेसिक मैथ का पार्ट नंबर 1 आ गया है। अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर मैथ को एकदम बेसिक से समझाने वाला हूं। बेसिक कहने का मतलब है एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक समझाऊंगा। तो दोस्तों, यह बेसिक मैथ का पहला पार्ट है, और भी पार्ट आएंगे। अगर आप बेसिक मैथ के सभी पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो बेसिक चीजें आपकी मजबूत हो जाएंगी, और मैथ के प्रश्नों को हल करते समय जो आपकी गुणा भाग जोड़ घटाव संबंधी दिक्कतें होती हैं वो सब आपकी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बेसिक चीजें आप पहले से ही सीख चुके होंगे और आप भी मैथ के प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक मैथ का पहला पार्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मैथ को एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो ये बेसिक मैथ का पहला पार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। पहला हमारा फैक्ट्स है, किसी भी संख्या के सामने या आगे शून्य लगाने से उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कोई भी संख्या हो अगर उसके आगे शून्य लगा दिया जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या ए है और उसके आगे हम शून्य लगा देते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जैसा का तैसा लिख दिया जाएगा ए। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल ही बताया। यहाँ पे जैसे 15 के आगे शून्य लगा है लेकिन वो 15 के ही बराबर है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 0,9 लिखा है, इसके आगे 0 लगा है लेकिन ये 9 के ही बराबर है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप किसी भी संख्या के सामने 0 लगा देंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रभाव चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा फैक्ट है, यदि किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या में आप 0 से या 0 से किसी संख्या में गुणा कर देते हैं तो उसका गुणनफल जो प्राप्त होगा वो हम सदैव जो है वो हमेशा 0 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए जैसे कोई संख्या ए है और उसमें 0 से गुणा कर दिया गया तो उसका गुणनफल 0 ही हमेशा आएगा। या 0 में किसी संख्या ए से, ए का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो उसका मान 0 आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे देखिए हमने बताया है 3 से 0 में गुणा किया तो 0 आ गया, या 0 में 3 से गुणा करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या में आप जैसे 15 में 0 से गुणा कर देंगे तो 0, या इस प्रकार भी लिखा रहे जैसे 7 गुणे 0 गुणे 4 गुणे 2। अगर ऐसा गुणनखंड हो तो उसमें भी अगर 0 कोई है, एक भी 0 आ जाता है तो सबका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 का 0 में गुणा होगा ये भी 0 हो जाएगा, फिर 0 का 4 में गुणा होगा तब भी 0 हो जाएगा, फिर 0 का 2 में गुणा होगा तब भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 0 में किसी भी संख्या का गुणा हो रहा है तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, उसका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए यहाँ पे, यदि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। देखिए अगर शून्य में किसी संख्या ए से आप भाग दे देंगे तो उसका भागफल 0 होगा। किसी भी संख्या से अगर 1 2 3 4 5 किसी भी संख्या से अगर शून्य में भाग दे रहे हैं तो उसका भागफल शून्य ही प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर 0 में 8 से भाग दे देंगे, यहाँ पे संख्या देखिए आ गया है 0 में 8 से भाग दे देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। 0 में 17 से भाग दे देंगे 0 आएगा। किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तब भी 0 ही आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर 0 में भाग दे रहे हैं तो उसका भागफल 0 ही सदैव आएगा। ठीक है, तो ये चीज कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि 0 में किसी संख्या से भाग देने पर उसका भागफल क्या होगा, तो जानते रहिए सदैव शून्य प्राप्त होता है। टेट के एग्जाम में ज्यादातर ये पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, चौथे नंबर का हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो इसको आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। यदि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है, ये इनफाइनाइट का चिन्ह है, अनंत का चिन्ह है, अनंत प्राप्त होता है। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, देखिए कोई संख्या ए है, इसको अगर शून्य से भाग दिया जाए तो देखिए क्या हमको प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होता है, इनफाइनाइट प्राप्त होता है। ठीक है,
क्योंकि शून्य का टेबल बना ही नहीं है, तो शून्य का टेबल कैसे पढ़ेंगे हम? किसी भी संख्या में वो आएगा नहीं, ऐसे चलता रहेगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसीलिए किसी भी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो अनंत ही आएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताया हूँ, कोई भी संख्या जैसे 13 ले लिए हैं, 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? अनंत। 7 में 0 से भाग दिए, अनंत। कोई भी संख्या हो उसमें 0 से भाग देंगे तो अनंत आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। नोट्स देखिए मैंने पहले बता दिया था कि आप नोट्स बनाते चलिए, जो भी पढ़िए अगर एकदम बेसिक से पढ़े तो उसका नोट्स जरूर बनाइएगा, ताकि कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो दोबारा तो उसको देख सकें। चलिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या प्राप्त होता है? अनंत प्राप्त होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान सदैव 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई संख्या a मान लेते हैं और a की घात क्या है? 0 है, तो सदैव उसका मान 1 ही होगा, चाहे जो a के स्थान पे चाहे जो संख्या हो। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के जैसे मैं एक संख्या ले लिया हूँ, 15 की घात 0, इसका मान सदैव 1 ही होगा। 6 की घात 0, इसका भी मान सदैव 1 ही होगा। चाहे जो संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका सदैव मान क्या होगा? 1 ही होगा। 1 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एक लाइन में कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा, तो आप लोग याद रखिएगा उसका मान सदैव 1 होता है। ये चीज बेसिक चीज है। आप लोग सोच रहे होंगे सब क्या बता रहे हैं, लेकिन बेसिक चीजें जो आप मैथ के सवाल को हल करेंगे आगे, उससे बहुत काम देता है। अगर ये आपको अच्छी तरीके से पता रहेगा तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैथ के सवालों को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। ठीक है, कोई भी संख्या हो, अगर यहाँ पे देखिए हम a मान लेते हैं संख्या, तो a में a से भाग देंगे तो उसका मान सदैव भागफल क्या होगा? 1 प्राप्त होगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो, अगर 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा, इसीलिए जो है उसका भागफल क्या होगा? 1 प्राप्त होगा। सदैव उसका मान 1 ही होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे मैं बताया हूँ, अगर 14 में 14 से भाग देंगे तो 14 एकन्नम 14, 1 बार जाएगा, इसका मान कितना आ गया? 1। 35 में भाग देंगे तो 35 एकन्नम 35, इसका मान कितना आ गया? 1। यहाँ पे देखिएगा 0 में 0 से भाग दिया तो यहाँ पे देखिए नॉट डिफाइंड, मतलब ज्ञात नहीं किया सकता। 0 का टेबल होता नहीं, इसीलिए 0 में 0 से जब भाग देते हैं तो उसको डिफाइन नहीं किया सकता कि कितना आएगा। ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, कि अगर 0 में 0 से भाग देंगे तो कितना मान आएगा, तो इसको ज्ञात नहीं किया सकता। आंकड़े एकदम अपर्याप्त हैं। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। तो दोस्तों अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जोड़ और घटाना पर आधारित है। तो इसमें पहला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह धन का लगता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो धनात्मक संख्याएं रहती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह किसका लगता है? धन का लगता है। हमेशा जुड़ने के बाद जो हमारा योगफल प्राप्त होगा उसके सामने चिन्ह कौन सा लगा रहेगा? धन का रहेगा। ऋणात्मक संख्या वो नहीं होगी, जो भी हमको प्राप्त होगा संख्या वो धनात्मक ही रहेगा। ठीक है, धनात्मक संख्याएं ही जुड़ती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 13 में 3 जोड़ दिया तो 16 प्राप्त हो गया, यहाँ पे धन लगा। किसी भी संख्या के सामने धन लगा रहता है, अभी मैं नोट में बता दूंगा। यहाँ पे देखिए 19 + 3 22, ये भी संख्या क्या है? धन में ही रहेगी, धनात्मक संख्याएं ही हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को नोट भी बताया हूँ। नोट क्या है? यदि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन प्लस का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह आपका माना जाता है। किसी भी संख्या के सामने अगर कोई चिन्ह ना हो तो आपका कौन सा होगा? धन का चिन्ह होगा। यहाँ पे देखिए +2 + 3 कितना हो गया? +5। अगर 2 अगर खाली लिखा है तो इसको हम +2 लिख सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको एकदम बेसिक चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अगला हम फैक्ट देखते हैं अपना। तो दोस्तों अगला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं, चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का लगता है। इसको ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, अगर कोई ऋणात्मक धनात्मक संख्या या धनात्मक ऋणात्मक संख्या आ जाती हैं
तो वहां पे क्या होता है, दोनों आपस में घट जाती हैं, लेकिन वहां पे जो हमारा घटने के बाद जो आंसर प्राप्त होता है उसका जो चिन्ह होगा वो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। यहाँ पे देखिएगा जैसे 3 और -5, यहाँ पे आप घटा दीजिए तो 5 में से 3 गए 2, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह लगा है वो बड़ी संख्या के सामने वाली चिन्ह लगा है। देखिए यहाँ पे -5 तो ये -2। अगला हमारा है 15 -7, तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, मतलब धनात्मक संख्या है ऋणात्मक संख्या है, तो आपस में घट जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वो बड़ी संख्या का लगेगा। तो 15 में से 7 गए 8, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है। ये कैसे आया है, जो यहाँ पे ये 15 है ये बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या का चिन्ह ही लगता है। तो ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्या है हमारा, इसी को देखिए पलट दिया हूं तो -7 + 15 बराबर 8 हो गया। कैसे हुआ है, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो 15 में से 7 गए 8, और यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है वो बड़ी संख्या का ही लगा है। ठीक है, अगला क्या है हमारा 8 - 11, तो आपस में दोनों घट गई हैं। 11 में से 8 जाएगा तो 3 आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह लगेगा वो बड़ी संख्या के सामने वाला ही चिन्ह लगेगा। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या 11 है, इसके सामने माइनस लगा है, तो यहाँ पर भी आपका माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक है, अगला है -11 + 8, इसी को पलट दिया गया है, तो -11 + 8 आपस में घट जाएंगी। कितना हो जाएगा 3, लेकिन जो चिन्ह लगेगा वो बड़ी संख्या के सामने वाला ही चिन्ह लगेगा। यहाँ पे 11 के सामने माइनस है तो 3 के सामने माइनस। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं तथा चिन्ह सदैव ऋण माइनस का ही लगता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अगर कोई 2 ऋणात्मक संख्या 3 4 ऋणात्मक संख्या चाहे जितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं तो उसको आपस में आप जोड़ दीजिए, लेकिन चिन्ह वो क्या रहेगा, जो प्राप्त होगा आंसर उसका जो चिन्ह रहेगा वो ऋणात्मक ही रहेगा, माइनस लगा रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 - 2, तो इसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, आप 5 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का रहेगा। ठीक है, ये एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं आपको। और -4 - 5, तो 4 5 9 हो गया, लेकिन चिन्ह माइनस का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 और 8, 7 8 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 15, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 16 और 14, -16 - 14 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। चिन्ह यहाँ पे किसका है, ऋण का ही लगा है। ठीक है, तो एकदम ये चीज आपको एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ, आपको जो है एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये बेसिक मैथ का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को गुणा भाग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताऊंगा। उसके बाद मैं मैथ को चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। चैप्टर वाइज कहने का मतलब है सभी चैप्टरों को एक एक करके उसको बेसिक तरीके से और ट्रिकी माध्यम से उसको एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो आज का ये प्रयास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं पार्ट 2 वाला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिल जाए और उसको जल्दी से जल्दी आप सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।